वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको आपके बॉडी के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग जो भी फूड खा रहे हैं ना, लोग कितना कुछ खाते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग तो सारा दिन खाने का ही काम करते हैं। ऑफ कोर्स तो उस फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रही है हमारी बॉडी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है। बट ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, तभी इंटरेस्ट बनेगा, है ना। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आपको कैसे इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट से पढ़िए, आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले ह्यूमन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स को नहीं स्टडी किया है सो प्लीज़ पहले वो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड अप होता। तो अगर आप एक बार उन्हें अच्छे से देख लेंगे ना, तो ये सब भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो जो भी है, मैं आपको बार बार हर एक लेक्चर में एक चीज़ नहीं पढ़ा सकती, है ना। अब जो चीज़ें मैं वहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, अब अगर उन्हीं को इसमें रिपीट करूँगी तो इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आया दैट इज़ अनदर थिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊँगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट करूँगी मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक बार आप पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड होता ही है कहीं ना कहीं पे। इस वजह से, ताकि आप अगर आपको पिछला समझ में आ गया तो फिर ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ह्यूमन्स जो है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। और उसी में मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यही सारे स्टेप्स को हमने स्टडी करना है। ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऑर्गन्स हैं। देखो, ह्यूमन्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन किया था, वो थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो सिंगल सेल था, ये मल्टी सेल है, इस वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस वजह से इसमें ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। तो इसको हम लोग जो स्टडी करते हैं वो 2 तरीक़ों से स्टडी करते हैं, मतलब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड वन इज ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल सिंपल है, जैसे जैसे फूड जिस इस ऑर्गन में जा रहा है वो सारे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। देखो कैसे, जैसे देखो फूड को कैसे लेंगे, सबको पता है, माउथ के थ्रू। माउथ के बाद जो है फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, फिर जाएगा स्टमक में, then it will go to small intestine, then it will go large intestine, then it will go rectum, फिर ये जाएगा कहाँ पे, एनस में। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे सीक्वेंस हैं, इस तरह से जो है फूड जाएगा और डाइजेस्ट होगा। एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे एक चीज़ और है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए, शायद हो चलो आपकी बुक में। एलिमेंट्री कैनाल क्या है,
ह्यूमन बींग्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्या कहा जाता है कि वो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट से मतलब क्या है, कंप्लीट से मतलब ये नहीं है कि उसमें ये सारे ऑर्गन्स हैं। कंप्लीट का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तब कहा जाता है जब उसमें माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि फूड लेना और फूड को एक्सक्रीट आउट करना, दोनों की ओपनिंग्स क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका इनटेक करना और एक्सक्रीट आउट करना दोनों एक ही जगह से होते हैं, लेकिन अब ह्यूमन बींग्स में ये दोनों ओपनिंग्स अलग अलग हैं। इस वजह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ओके, अब ये ऑर्गन्स क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे और इनकी हेल्प कौन करेंगे, कुछ ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स, पहला ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे फूड में माउथ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लीवर एंड देन पैनक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो हमारे जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये सारा जो है आपका क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सब के बारे में हमने स्टडी करना है, कैसे फूड पहले माउथ में जा रहा है, देन ईसोफेगस, देन स्टमक। ये पूरा सीक्वेंस में है, आपको इधर उधर से ऐसे नहीं याद करना, पहले माउथ देन ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, फूड पाइप कह लो, ईसोफेगस कह लो। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस के थ्रू वो क्या है, बाहर चला जाएगा। दिस इज बेसिकली फुल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। 5 स्टेप्स हैं वही, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो अब मैं आपको एक बार इसको जो है डायग्राम में दिखा देती हूँ, सो दैट आपको और भी क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है और कैसे जो है फूड ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको इजीली विजिबल हो। थोड़ा सा ऐसे मत जाइएगा कि अच्छा नहीं बना है, आप मेरी वर्डिंग्स को अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, देखो तो हमारे पास जैसे ह्यूमन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या आ गया, इंजेशन का। इंजेशन में क्या हो रहा है, फूड को इनटेक करना है, ठीक है। और हमें पता है कि ह्यूमन बींग के केस में फूड इनटेक कहाँ से होगा, माउथ से होगा। सो सिंपली दिस इज आवर माउथ, तो माउथ से क्या हो रहा है, फूड इनटेक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माउथ के बाद कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस में। दिस इज अ ईसोफेगस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो। ये जो है ईसोफेगस की यानी कि फूड पाइप है, माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में फूड जाएगा। उसके बाद हमारे पास कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। देन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। एक बार आप बॉडी ऑर्गन्स को समझ लीजिए क्या क्या है। देखो दिस इज अ माउथ, देन दिस इज, जिसको आप लोग फूड पाइप बोलते हो, इसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस हो गया ये। देन उसके बाद जो फूड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये दैट इज स्टमक में। उसके बाद फूड कहाँ पे जाएगा, ये जो ये बचा सेंटर वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन यहाँ से इस तरह से जाएगा, व्हाट इज दिस, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन यहाँ से इस तरह से, दिस इज जो ये ऐसे उभरा हुआ जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। एंड दिस इज लास्ट ओपनिंग जो है हमारे पास, जहाँ से फूड एक्सक्रीट आउट होगा, दिस इज कॉल्ड एनस। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो इस टॉपिक को बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से समझिए, नो प्रॉब्लम, 2-3 जितने लेक्चर्स में होगा मैं उतने में आपको अच्छे से करवाऊँगी, कोई जल्दी नहीं है, बट आप एक बार समझ लीजिए,
अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। दोबारा से आपको जैसे आप एक बार रिवाइज करोगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सब अच्छे से समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। बट प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फूड कहाँ पे होगा, माउथ से हम लोग क्या करेंगे, उसको इनटेक करेंगे, यहाँ से फूड क्या है लिया जाएगा। फिर फूड कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस में, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद कहाँ पे जाएगा, इस तरह से यहाँ से होता हुआ ये, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन फाइनली एनस के थ्रू ये जो है जो अनडाइजेस्टेड यानी कि फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मतलब ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो फूड में हमारे पास क्या है, मेनली जो हम लोग जनरली जो चीज़ें लेते हैं वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं। एक तो हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रोटीन्स, यानी कि जनरली हम लोग 3 तरीक़ों से जो है अपनी डाइट को लेते हैं। और तीसरा क्या है, फैट्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये 3 जो हमारे पास हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनकी डाइजेशन कैसे होती है ये हमने इसमें स्टडी करना है। कहाँ पे होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मेरे पास ये वाला है, तो ये ड्राइंग ऐसे रह नहीं सकती है, तो इसलिए मैं आपको एक बार इसको रब कर रही हूँ, बट आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्या क्या देखना है इसमें, आपको सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि ये माउथ है, देन ईसोफेगस है, दिस इज़ अ स्टमक। देखो ये क्या है, जे शेप्ड की है, अगर हम इसमें ऐसे करें ना तो ऐसे देखो ये जे शेप्ड का हो गया ना, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन, और ये कहाँ लोकेट कर रहा है, एब्डोमेन के नीचे। अब एब्डोमेन क्या होता है, ये सब क्या होता है, वैसे जब आप आगे आगे स्टडी करोगे तब आपको ईजिली समझ में आएगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये जो है ना, ये जो मैंने बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम, डायफ्राम कह देते हैं। यहाँ पे जो ये दोनों चीज़ें ना, यहाँ पे क्या होता है, लंग्स। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि जो लंग्स की पोजीशन है ना वो डायफ्राम के ऊपर है, ठीक है, और स्टमक इसके नीचे है, लेकिन कहाँ पे है, एब्डोमेन के पास। कहाँ पे है, एब्डोमेन के पास। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे जो है स्टमक कहाँ है, एब्डोमेन के पास। ये जे शेप्ड का ऑर्गन है जो कि एब्डोमेन में बेसिकली लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जिस इसकी पोजीशन है कि स्टमक कहाँ पे लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इतनी बात क्लियर है। ओके, एक बात मैंने आपको और बताई थी ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स कौन कौन से थे, एक तो था स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे, माउथ में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। एक मैंने बोला था लीवर, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज व्हाट, दिस इज लीवर। ओके, और ये जो है दिस इज पैंक्रियास, ठीक है। देखो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगेन आई एम सेइंग कंसंट्रेशन यहीं पे ही रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग जो इस क्लास में, इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे, दूसरा प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एक बात और समझ लीजिए, डाइजेशन होता क्या है, बेसिकली कुछ नहीं होता। डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। सिंपली डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन होना, बस। हम जो भी जिस भी टाइप का फूड ले रहे हैं उसको इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। उस इनसोल्यूबल पार्ट को सोल्यूबल में तोड़ देना, उस बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। दैट इज़ व्हाट वी आर कॉल्ड एज डाइजेशन। बस डाइजेशन वही होता है, ठीक है। हम लोग जो बड़े टुकड़े ले रहे हैं फूड के, उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। सिंपली डाइजेशन इज ब्रेक डाउन। सो बेसिकली जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास, दैट इज़ डाइजेशन। उसमें हमने यही देखना है कि कैसे हमारी बॉडी और कहाँ पे हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ रही है, प्रोटीन्स में तोड़ रही है, प्रोटीन्स को तोड़ रही है, फैट्स को तोड़ रही है, इतनी छोटे फॉर्म में, यानी कि इतने छोटे टुकड़ों में और सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। यही स्टेप हमने फॉलो करना है, मतलब यही हमने जो है स्टेप को इस लेक्चर में स्टडी करना है। ओके, सो नाउ
हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माउथ। माउथ कैसे डाइजेस्ट करता है। अच्छा एक बात और है, क्या, कुछ भी ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन्स ले लो, फैट्स ले लो, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी जो फूड का पार्टिकल है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ऑर्गन इसको डाइजेस्ट कर रहा है कि बस वहीं पे ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, किसी की भी ब्रेकडाउन सिर्फ माउथ में या सिर्फ स्टमक में ऐसे कंप्लीट नहीं होगी। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही उसको जो है पूरा जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे डाइजेस्ट होता जाएगा। हर किसी का एक काम है कि माउथ ने इतना डाइजेस्ट कर दिया यानी कि इतना फूड को तोड़ दिया, न स्टमक ने इतना तोड़ दिया, देन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आगे वो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरी तरह से अच्छे से ब्रेकडाउन हो जाता है ताकि वो इजीली उसको क्या कर सके, इनटेक कर सके, आगे एब्जॉर्ब कर सके। हम लोग आगे के हम करेंगे, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही वो सारा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो हमने क्या किया, माउथ से फूड को इनटेक किया। ठीक है, अब माउथ में हमारे पास क्या क्या है जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करेगा। दो प्रोसेसेस हो रही हैं हमारे माउथ में, वन इज़ फिजिकल प्रोसेस एंड सेकेंड इज़ केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या है, माउथ में हमारे पास क्या क्या है, टीथ है, ठीक है, टंग है, और क्या है बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये तीनों ही हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में। माउथ में हमारे पास क्या है, एक मिनट, माउथ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो हम लोग बोल देंगे टीथ है, ठीक है, टंग है, और दूसरा यहाँ पे क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। माउथ में जो डाइजेशन है वो दो तरह से होती है, पहली फिजिकल, दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, टीथ। सिंपली टीथ क्या करेगा, च्यू करेगा फूड को, ग्राइंड करेगा फूड को जितना इससे हो पाएगा। दूसरा केमिकल, केमिकल प्रोसेस में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है, सलाइवा रिलीज करने की, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा को रिलीज़ करते हैं, काइंड ऑफ, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं सलाइवा है ना, आपको पता ही है, सलाइवा क्या कर रहा है, हमारे जो ये फूड को क्या कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है। मतलब सलाइवा क्या होते हैं ना, वेट लिक्विड जो हमारे फूड में, अब जैसे अगर आपको कोई फूड अच्छा लग रहा है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया, व्हाट इज़ दैट, कि जब हमने कोई चीज़ अच्छी लग रही है या फूड हमारे माउथ में गया या कोई फूड हमारे सामने पड़ा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तब सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सलाइवा को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो सलाइवा है दैट हेल्प्स इन वेटिंग आवर फूड वेट होगा तो ईजिली उसको निगलना ईजी हो जाएगा। निगलने को क्या बोलते हैं, स्वैलोड करना। ठीक है, अगर फूड वेट होगा तो ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं। तो टंग की हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से ये दोनों हम लोग कह सकते हैं कि क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ताकि हमारा फूड जो है ईजिली वेट हो सके और हम उसको ले सकें। इतनी डाइजेशन हो गई। अच्छा, इतनी डाइजेशन में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स में एक चीज़ और होती है, क्या है, मतलब इसने तो क्या किया, फूड को वेट किया और ये सब किया, लेकिन वही है ना, ब्रेक डाउन तो हुई नहीं, हमने क्या करनी है, ब्रेक डाउन करनी है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में एक तो है सलाइवा, दूसरा है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहा है, किसमें, स्टार्च में।
अब हम ये तो है नहीं कि जो भी फूड ले रहे हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हैं, है ना, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, जो भी है फैट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उनको कोई वो नहीं होता, उनमें सिर्फ ये हो रहा है कि ये फिजिकल प्रोसेस हो रहा है और ये वेटिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन्स फैट्स इन सबको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे प्रोटीन या फैट्स को ईटन अप किया है तो उस केस में वो सिर्फ च्यू होगा, ग्राइंड होगा, सलाइवा की हेल्प से वेट होगा ताकि वो आगे इसोफेगस वगैरह में इजीली जा सके, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स भी वेट होंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं स्टार्च में, लेकिन एज आई से कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक तो हम लोग फूड को माउथ में नहीं ले रहे हैं, है ना, कुछ सेकंड्स के लिए लेते हैं, 1 मिनट और लाइक दैट हम लोग लेते हैं, इतना तो नहीं लेते, वही कुछ सेकंड्स के लिए लेते हैं। तो उस केस में क्या, जितना च्यू हो पा रहा है हो रहा है, ठीक है, जितना सलाइवा वाले उसको तोड़ पा रहा है उतने टाइम में तोड़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब उसको करना तो पूरा डाइजेस्ट है, इसीलिए ये सारी प्रोसेस हो गई, देन फूड जो है ईसोफेगस में चला जाएगा। ईसोफेगस में क्या है, ईसोफेगस और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, ईसोफेगस सिर्फ जो फूड को क्या है माउथ से स्टमक तक पहुँचाने का काम कर रहा है। वही चीज़ पाइप है ना, तो पाइप क्या कर रही है, ठीक है, आगे उस चीज़ को पहुँचाने का काम करती है। तो माउथ से स्टमक तक फूड को पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, बस इसका यही काम है। पर ये काम भी वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, देखो ईसोफेगस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से ही है ना वो, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या इस तरह से स्टमक बन जाएगा, ऐसे ही था, ठीक है। तो यहाँ से जब माउथ से इस तरह से फूड में आया ऐसे, देन आगे यहाँ पे स्टमक में आना है। तो होता क्या है कि जो ये फूड पाइप है ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड का काम करेगी। जैसे जैसे फूड आएगा, जब फूड आएगा यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड इस तरह से करेगी जिससे जो है फूड क्या है ईजिली नीचे की तरफ जाए। इस मूवमेंट को जो ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का काम कर रहा है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सॉरी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाते हैं, MCQ वगैरह बन जाते हैं। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हमारे पास फूड जो है स्टमक में आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब स्टमक में क्या हो रहा है, बेसिकली स्टमक में फूड के ज़्यादा टाइम तक रह रहा है ना, स्टमक में फूड रहता है, इस लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं कि अबाउट 3 आवर्स तक फूड जो है स्टमक में रह रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी मतलब माउथ से ज़्यादा डाइजेशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। डाइजेशन जो है मतलब कि ब्रेकडाउन जो है माउथ में हुआ, लेकिन इतना नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि फूड वहाँ पे इतने टाइम तक नहीं रहा, लेकिन स्टमक में फूड ईजिली कुछ टाइम तक रह रहा है, नियर अबाउट 3 आवर्स तक रह रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है स्टमक में, देखो स्टमक की जो वॉल्स हैं उसमें क्या है 3 ग्लैंड्स होते हैं, उसमें क्या है 3 ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की वॉल पे। कैसे, ये ना इस तरह से था ना वो, अगर हम बनाएं, दिस इज़ व्हाट स्टमक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो ये वॉल्स हैं यानी कि ये है ना इनर वाली साइड जैसे, तो यहाँ पे क्या है ग्लैंड्स हैं। इस ग्लैंड का क्या नाम है, बेसिकली मतलब वैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह बोल देते हैं हम इसको, चलिए आप लोग ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। देखो स्टमक में जो ग्लैंड है, चाहे आप उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल लो और सिंपली यू कैन से ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो ग्लैंड है ये क्या क्या सेक्रेट करता है, क्या क्या नहीं, बेसिकली एक ही चीज़ करता है, दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस। इस वजह से उसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोल देते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, स्टमक में इनर लाइनिंग में या वॉल में ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूस को। इस गैस्ट्रिक जूस में
3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ लेते हैं ना, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा होता, किसी भी पैकेट्स में अगर आपने देखा हो तो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है। जैसे मैगी का ही पैकेट है ना, आप लोग खाते ही हैं ऑलमोस्ट सारे, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें जैसे मैदा है, सॉल्ट है, जो भी है ना, ऐसे से इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। वैसे ही आप समझ लो कि गास्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन जो कि ये क्या है, एंजाइम है, और तीसरा क्या है, म्यूकस। इन तीनों की हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन होने से रह गया, वो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेकडाउन होगा। क्या, कैसे होगा? HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो ये पहला काम क्या करेगा कि जो भी अगर बैक्टीरिया वगैरह फूड के साथ आ गए, उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। HCl क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ गए उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। जो भी फूड वगैरह के साथ अगर हमने ईटन अप कर लिया है तो उसको किल करेगा। दूसरा ये काम क्या करेगा, देखो जो ये पेप्सिन एंजाइम है ना, इसको एक्टिवेट होने के लिए एसिड का मतलब एसिडिक कंडीशन का, एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है। देखो पेप्सिन एंजाइम करता क्या है, पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन तो स्टमक में स्टार्टअप हो गई, तो प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कहाँ पे शुरू होगी, यहाँ पे स्टमक में, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि हाँ मैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करूँगा, ठीक है, मैं प्रोटीन्स को तोड़ दूंगा, बट मेरी कंडीशन है कि जब मैं ये काम करूँ तब जो मीडियम है वो एसिडिक होना चाहिए। इसी वजह से ये HCl यहाँ पे जो है सक्रीट होता है। इस HCl होने की वजह से मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक, जिसकी वजह से पेप्सिन अपना काम इजीली कर सकेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है मैं ये काम कर तो दूंगा, लेकिन जैसे अब गर्मी है, भाई मेरे को गर्मी में काम नहीं होएगा, है ना, अच्छे से मेरे को जो है फ़ैन वैन होना चाहिए, कूलर कालर होना चाहिए, AC होना चाहिए आजकल तो वो होना चाहिए, तभी मैं काम करूँगा। सेम वही चीज़ है, पेप्सिन की भी कंडीशन है, भाई मैं तोड़ तो दूंगा, लेकिन अब तोड़ने में भी तो मेहनत लगती है ना, तो मेरे को जो है एसिडिक मीडियम चाहिए। अब इस वजह से हमने क्या किया, भाई ठीक है, भाई गास्ट्रिक जूस ने HCl को सक्रीट कर दिया कि चल ठीक है भाई, पर हमने काम तो करवाना ही है, चल कोई नहीं, हम लोग मीडियम एसिडिक कर देते हैं। अब उसने इसकी बात मान के मीडियम तो एसिडिक कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पे जो स्टमक है, इसकी जो वॉल्स हैं इतनी एसिडिक कंडीशन से तो ख़राब हो जाएंगी, है ना, इरोड हो जाएंगी। अब एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा भी तो अब हमारे पेट में बोल देते हैं एसिड, मतलब एसिडिटी हो गई, है ना। तो वही चीज़ है, अगर इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगेगी हमारी बॉडी, हमारा स्टमक, तो हमें तो एसिडिटी हो जाएगी, हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो फिर क्या किया, अब काम तो करवाना था पेप्सिन से, तो उन्होंने क्या किया, एक कदम बिठाई, क्या किया, म्यूकस को भी सक्रीट कर दिया। ये म्यूकस क्या हुआ, यहाँ पे इसकी इनर वॉल पे क्या कर दिया, इस तरह से उसने स्टमक की वॉल को क्या कर दिया, कोट कर लिया, ठीक है, उसको कोट कर लिया, ताकि अब जो ये HCl का एसिडिक नेचर है वो इन वॉल्स को ख़राब ना कर सके। इस तरह से गास्ट्रिक जूस में जो है 3 चीज़ें, ध्यान से सुनिए, आई एम रिपीटिंग अगेन। स्टमक में 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि गास्ट्रिक जूस को सक्रीट करते हैं। इस गास्ट्रिक जूस में क्या क्या है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का पहला काम, वो अगर फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया आ गए तो उसको किल करने का काम करेगा। दूसरा, HCl क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि पेप्सिन की कंडीशन है कि मैं प्रोटीन्स को तभी ब्रेक डाउन करूँगा अगर तुम मुझे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे। इस वजह से HCl क्या है, सक्रीट होता है ताकि इसको एसिडिक मीडियम मिल जाए। लेकिन अब ज़्यादा एसिडिक मीडियम होने की वजह से स्टमक की वॉल्स तो इरोड हो सकती हैं, तो उससे बचने के लिए एक और सक्रीशन हुई, दैट इज़ म्यूकस की। ये म्यूकस ने क्या किया, स्टमक की इनर लाइनिंग्स को क्या कर लिया, कोट कर लिया, और ताकि जो है HCl की वजह से ये जो स्टमक की वॉल्स है वो ख़राब ना हो।
इस तरह से स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ये स्टमक का हो गया। देन हमारे पास जो है स्टमक से आगे जो मैंने आपको बताया था इस तरह से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। ठीक है, अभी भी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ। इनफैक्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमने शुरू कर ली थी माउथ में ही, लेकिन प्रोटीन्स की हाँ हमने स्टमक में कर ली, लेकिन फैट्स की तो डाइजेशन शुरू ही नहीं हुई, है ना। फैट्स की डाइजेशन तो शुरू ही नहीं हुई, तो इसलिए अभी डाइजेशन बाकी है। कार्बोहाइड्रेट्स की भी बाकी है पूरी तरह से, वो भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, प्रोटीन्स भी नहीं हुए। ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इस तरह से। फिर आगे हमारे पास जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये तो था हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। यहाँ पे था स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आप पढ़ेंगे कुछ, आप रीड आउट करेंगे, तभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा, और अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आप आंसर दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो है क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको क्या कहा कि जो ये बीच वाला है ना, दिस इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब वैसे देखा जाए तो कौन कहेगा इसको कि ये स्मॉल है और ये लार्ज है ना। ये तो इतनी लंबी है यार। ठीक है, ये तो इस तरह से पूरी बहुत ज़्यादा होती है ये। इनफैक्ट मैं अगर आपको इसका पूरा बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट एक मैन में 6.5 मीटर होती है, तो कितनी लंबी है। फिर हम इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं, जबकि ये इतनी लंबी तो नहीं है, इसको हम लोग लार्ज बोलते हैं। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन कि दैट वाई इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, जबकि देखने में तो ये लार्ज लग रही है और ये स्मॉल लग रही है। सो ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। छोटे क्लास में किया हुआ आपने, ठीक है, तो आपको वैसे पता होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो रीड आउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। अदरवाइज़ मैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रूर इसको करके आइए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे जो है फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इतना रिवाइज करके आइए। अच्छा, 2 बातें और रह गई इसी के रिलेटेड में। आगे हम लोग डाइजेशन का कल को एक नए लेक्चर में करेंगे, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 2 बातें और हैं। क्या, देखो, मैन में, ह्यूमन बीइंग में जो है, मतलब कि देखो, एक तो होता है सेलुलोज, ये भी एक काइंड का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इसको नहीं खाते। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इसको जो है नहीं खाते। क्यों नहीं खाते इसको, सेलुलोज को खा नहीं सकते। मतलब सेलुलोज होता कहाँ पे है, ग्रास में। यानी कि इनको कौन खाता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे काऊ हो गए, है ना, बफेलो हो गए, ग्रास वगैरह वही खाते हैं ना, तो उनमें होता है, ग्रास में होता है सेलुलोज। ह्यूमन बीइंग्स नहीं खाते। एक तो रीज़न क्या होता है, देखो इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न क्या है, सेलुलोज को, जैसे हर एक कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने का हर एक अलग अलग एंजाइम होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज। अभी आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, बट इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसलिए जैसे समझ लीजिए इस चीज़ को ऐसे ही, क्या, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, तो उन सब के लिए क्या है, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। वैसे ही सेलुलोज के लिए एक एंजाइम होता है, सेलुलेज। ठीक है, जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। इस वजह से सेलुलोज हम लोग नहीं खा पाते, क्योंकि अगर हम लोग सेलुलोज ले भी लेंगे तो वो एज इट इज़ बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करने की जो है एंजाइम ही नहीं है। तो एक कारण तो ये हो गया, इस वजह से ह्यूमन बीइंग्स जो है ग्रास वगैरह नहीं खाते। दूसरा कारण जो है, बहुत ही अच्छा कारण है, जो देखो, सेलुलोज को जो डाइजेस्ट होने में क्या काफ़ी टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी से वो डाइजेस्ट होता है। बेसिकली उसके लिए जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो बहुत लंबी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स में ऑलमोस्ट 6.5 मीटर होती है। ठीक है, अब मान लीजिए उसको जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए 7 मीटर्स चाहिए।
ठीक है, जैसे ये अजम्पशन ही है, ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ 6.5 एक नॉर्मल मैन में होती है, ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7, 8 कितनी भी हो सकती है, बट मेरा कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा आप लोग ये मान लीजिए ना, ये कि 6.5 से ज़्यादा हो चाहिए आपको, तो हमारे पास इतनी लंबी तो है नहीं, है ना। तो इस वजह से भी सेलुलोज को जो है ह्यूमन बींग्स नहीं लेते, यानी कि उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या चाहिए, लंबी चाहिए, लॉन्ग चाहिए, इस वजह से भी सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दूसरा जो हमारे पास है मीट। अब बहुत सारे कहते हैं कि नहीं ह्यूमन बींग्स को मीट खाना चाहिए, फिर क्या हो गया कि भाई अच्छा ये तो ताकत मिलती है ऐसा ऐसा, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो साइंटिफिक वे से नहीं खाना चाहिए। अगर हम लोग साइंस की उससे देखें तो मीट ह्यूमन बीइंग को नहीं खाना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं खाना चाहिए। इसका रीज़न है, क्या रीज़न है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन में इतनी जो है लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। देखो मीट को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो थोड़ी चाहिए, यानी कि उसकी जो है 6.5 मीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कोई भी जो भी कोई मीट खा रहा है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इस मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ से छोटी होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी भी लेंथ है उससे छोटी होनी चाहिए, कम लंबी होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि तो फिर उसमें क्या है कि भाई छोटी है तो क्या हो गया कि भाई छोटी में डाइजेस्ट तो हो जाएगी, इसे सपोज करो 5 मीटर्स चाहिए, तो ह्यूमन बींग्स में 5 मीटर है तो बल्कि ज़्यादा ही है, तो इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग बोल दें कि मान लो कि ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है 1 लीटर मतलब 1 लीटर क्या वाटर आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें 2 लीटर तो नहीं डाल सकते, लेकिन आप ½ लीटर तो डाल ही सकते हो, उसमें क्या है आधा एम्प्टी रह जाएगा। तो ऐसी चीज़ ग्लासेस बीकर इन सब में तो चल जाता है, लेकिन हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं चलता, क्योंकि अब देखो 5 मीटर है, ठीक है, मीट डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जब वो इस 5 मीटर से 6.5 यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 मीटर हो गया, यहाँ पे अभी कितना भी कम हो सकता, 1.5 मीटर जब वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मीट रहेगा, वो मूव करेगा ना, मूव करता ही करेगा, ठीक है, इतना सारे जो है मीटर की लेंथ को कवर करता ही करेगा वो। तो जितना भी टाइम वो इस एक्स्ट्रा लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गया, उसमें क्या होगा, देखो फूड पड़ा पड़ा क्या होगा, कहीं पे भी फूड पड़ा है तो वहाँ पे क्या बैक्टीरिया वायरस जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं, है ना। हम लोग फूड को फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि बाहर अगर हम रखेंगे तो उस पर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करेंगे। वही केस यहाँ पे भी होता है, अगर यहाँ पे डाइजेशन हो गया उसके बाद भी फूड उसमें एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर उस मीट पे ऐसे ही बैक्टीरिया वगैरह आते रहेंगे तो वहाँ पे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन भी जल्दी ख़राब होती है। इसीलिए जो लोग मीट खाते हैं उनका जो ऑर्गन्स है वो जल्दी क्या होता है ख़राब होने लग जाते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रेंथ मिलती है ऐसा है, बट नहीं खाना चाहिए मीट साइंटिफिक मैनर से, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो प्रॉपर लेंथ है उसके लिए जो हमें फूड है वही खाना चाहिए, ठीक है। शाकाहारी फूड ही लेना चाहिए, मीट वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। आई होप कि मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसके आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले ये क्लियर करूँगी, इसके लिए लेक्चर बनाऊँगी ताकि हम लोग आगे चलने से पहले ये कवर अप कर लें। देखो ऐसे ही भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पिछला आपको समझ नहीं आया और मैं आगे आगे करवाई जा रही हूँ, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। अच्छा लगे तब भी बताइए, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताइए, सो दैट मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो लेकर आऊँ और आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। सो ओके, तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए। और अगर आपको मेरा लेक्चर फ्रूटफुल लगे, आपको लगे कि येस एक बहुत अच्छी पहल है जो मैंने इस तरह से एस चांद की बुक को चैप्टर वाइज स्टडी करवाने का सोचा है,
सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ को लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।